वेलकम स्टूडेंट्स। काफ़ी दिन हो गए कोई नया लेक्चर नहीं आया मेरा। इसके पीछे एक रीज़न है कि लास्ट वीक सैटरडे एक एक्सीडेंट हो गया मेरा साइकिल चलाते हुए, और मेरा पूरा लेफ़्ट हैंड जो है उसमें रेडियस बोन जो है उसमें 2-3 माइनर फ्रैक्चर्स हैं। प्लास्टर बंधा हुआ है और राइट हैंड पर भी काफ़ी सारे वुंड्स हो गए थे, तो पूरे पट्टे वट्टे बंधे हुए थे। आई वॉज अनेबल टू राइट, तो लिख नहीं पा रहा था, लेकिन हाँ अब मेरे वुंड्स थोड़े ठीक हैं और आज मैं लिखने की कंडीशन में आ गया हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों का ज़्यादा नुकसान नहीं हो और अब हम अपने लेक्चर्स को वापस रिज्यूम करते हैं बच्चों। तो बायोटेक्नोलॉजी का एक लेक्चर पहले मैं आपको डिलीवर कर चुका हूँ, आपने देखा, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया पूरा बायोटेक्नोलॉजी का कि एग्जैक्टली बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। मैंने आपको शुरुआत की डेफिनेशंस के साथ कि बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमन। और मैंने आपको समझाया कि बायोटेक्नोलॉजी कोई नई ब्रांच नहीं है, काफ़ी पुराने टाइम से हम बायोटेक्नोलॉजी करते हुए आ रहे हैं। दही बनाना, ब्रेड बनाना, वाइन बनाना, डोसा, इडली, ये सब फर्मेंटेशन के प्रोसेस हैं और इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कल्चर करते हैं और उन्हीं से ये सारी चीज़ें बनती है। इसका मतलब एक एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी बहुत पुराना प्रोसेस है। हमने उसको पहले बायोटेक्नोलॉजी नाम नहीं दिया, हम उसको ऐसे जनरली करते हुए आ रहे हैं। पर अब जो हमारी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है उसमें कई सारे प्रोसेसेस हैं। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस हमारा है बच्चों, दैट इज़ अबाउट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जो हमारी प्रेजेंट बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, उसमें हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। हम उसमें बैक्टीरिया के, प्लांट्स के, एनिमल्स के डीएनए में मैनिपुलेशन करते हैं, उनके जीन्स में मैनिपुलेशन करते हैं, उनमें नए जीन इंट्रोड्यूस करते हैं, या उनके कोई जीन जो अनवांटेड हैं हम चाहें तो उन्हें साइलेंट भी कर सकते हैं, हम उन जीन्स को स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। नॉकआउट कहते हैं हम इसको, नॉकआउट कर देना किसी जीन को। तो ये सारे प्रोसेसेस हमारे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में है। इवन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो हम करते हैं, जीन सिंथेसिस करते हैं, डीएनए वैक्सीन बनाना, मैं समझाऊंगा आपको डीएनए वैक्सीन टाइम आएगा तो कैसे बनाते हैं, जीन थेरेपी करना, ये सारे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट हैं बच्चों। इसके अलावा जो हमारी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, उन्होंने भी एक डेफिनेशन दी। आपको ये डेफिनेशन लर्न करनी है अच्छे से, एक्सप्लेनेशन में दे चुका हूँ। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में पहले दे चुका हूँ तो मैं अब इसको रिपीट नहीं करूँगा। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, आपको पूछा जाए कि विच आर द 2 कोर टेक्निक्स दैट इनेबल्ड बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो 2 कोर टेक्निक है ना, ये हमारे पास यहाँ हमें ध्यान होना चाहिए, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। 2 कोर टेक्निक्स कौन कौन सी है? तो 2 कोर टेक्निक्स में एक जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसके बिना हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स नहीं बना सकते, और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और दूसरा जो है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन, कि बिना स्टेराइल कंडीशन को मेंटेन किए हुए हम किसी भी हमारी डिज़ायर्ड सेल को, प्लांट सेल को, एनिमल सेल को या बैक्टीरिया को कल्चर नहीं कर सकते हैं। तो उनको कल्चर करने के लिए हमें स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम स्टेराइल कंडीशन मेंटेन नहीं करेंगे तो उसमें अनवांटेड बैक्टीरिया और फंगस जो होगी वो ग्रो हो जाएगा, हमारा जो कल्चर है वो कंटामिनेट हो जाएगा। ओके, तो ये एक सीधा सा डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि विच आर 2 कोर टेक्निक्स। तो आप बता दीजिए कि एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग फर्स्ट, और दूसरा मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशंस आर 2 कोर टेक्निक्स दैट इनेबल्ड बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ओके, इसके बाद मैंने आपको समझाया कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं, तो उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है। तो सिंपल सा मैंने आपको बताया कि अगर हम 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म ए है हमारे पास, एक ऑर्गेनिज्म बी है, इन दोनों ऑर्गेनिज्म के डीएनए को हमने कंबाइन किया और कंबाइन करके ये एक डीएनए बनाया। यहाँ पर देख लीजिए, इस कंबाइंड डीएनए को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, या हम इसे काइमेरिक डीएनए कहते हैं। तो इस तरह से जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है, उसको बनाने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। हम क्यों करते हैं ऐसा, ये सारी चीज़ें हमारी धीरे धीरे आगे आएगी, मैं आपको इसका सारा एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो पहली चीज़ तो हमें ये पता होना चाहिए कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है। मीन्स
अ डीएनए मॉलिक्यूल विच हैज़ बीन क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग टू डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज, है ना, उसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। एक ऑर्गेनिज्म ए का डीएनए लिया, ऑर्गेनिज्म बी का डीएनए लिया और दोनों के डीएनए को आपस में, उनके पार्ट्स को आपस में हमने जोड़ दिया और जो नया डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा उस नए डीएनए मॉलिक्यूल को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कहेंगे, उसे हम काइमेरिक डीएनए भी कहते हैं। और इस तरह से जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का प्रोसेस है उसी प्रोसेस को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये मैंने आपको समझाया और फिर मैंने आपको ये समझाया कि हमें ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्यों बनाने पड़ते हैं। तो उसका मैंने एक्सप्लेनेशन दिया कि हमारी जो ह्यूमंस की कई सारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारे प्लांट्स हैं, हमारी क्रॉप्स होती है, जो हमारे एनिमल्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनसे हम कई तरह के प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं ना। बैक्टीरिया से आप चीज़ बनवाते हैं, एनिमल से हम कई सारे प्रोडक्ट ऑप्ट करते हैं, प्लांट्स, मीट, मिल्क, प्लांट से हम कई सारे प्रोडक्ट लेते हैं, क्रॉप्स जो हमारी होती है। तो हमारी इच्छा ये होती है कि हम जो भी कुछ इनसे ऑब्टेन कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी खूब ज़्यादा हो और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो। तो ये क्वांटिटी और क्वालिटी के लिए ट्रेडिशनली बायोटेक्नोलॉजी से पहले क्या किया करते थे, इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ कैसे बनाते थे हम। तो पहले जो इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ बनाया करते थे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनाते थे, यानी हाइब्रिडाइजेशन से बनाते थे हम। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन से इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ बनाने का एक मेजर ड्रॉबैक ये होता था ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में कि उन न्यू वेराइटीज़ में अनडिज़ायरेबल जीन्स का भी इनकॉर्पोरेशन हो जाता था। ऐसे जीन्स जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती थी वो भी उन हाइब्रिड ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते थे। तो हमारे लिए ये बड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाया करता था। लेकिन अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आ चुकी है हमारी, इसमें हमारे पास एक बड़ा ही मेजर एडवांटेज है कि जो भी आप वेराइटी, इम्प्रूव्ड वेराइटी प्लांट की या एनिमल की बना रहे हैं, आप उसमें सिर्फ डिज़ायर्ड जीन या जो सेट ऑफ जीन्स एक डालना चाह रहे हैं, दो डालना चाह रहे हैं, 3 जीन्स जो भी डालना चाह रहे हैं वो आपके डिज़ायर्ड जीन्स ही अंदर इनकॉर्पोरेट होंगे और अनवांटेड जीन्स का इनकॉर्पोरेशन नहीं होगा। तो दिस इज द एडवांटेज। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ओके, कि व्हाई द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी शुड बी प्रिफर्ड ओवर ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। तो आप कह देंगे कि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में जब हम इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ बनाते हैं तो उसमें अनवांटेड जीन्स आ जाते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम किसी वेराइटी को इम्प्रूव करते हैं प्लांट या एनिमल्स की, तो उसमें से अनवांटेड जीन्स आने के चांसेस नहीं होते। सो देयर वाई वी डू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। मैंने आपको आगे ये भी समझाया कि पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल 1972 में हर्बर्ट बॉयर और स्टैनले कोहेन ने बनाया था। ये प्रोसेस पूरा आप देख लीजिए, यहाँ पर 2 अलग अलग सोर्स से डीएनए लिया और इन्होंने एक इस तरह से प्लाज्मिड बनाया, उसको ई कोलाई में डाला। तो ये प्रोसेस अभी मैं रिपीट नहीं करूँगा। आप अगर इसको समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मेरे पूरा पिछले लेक्चर में जाएँ और वहाँ जाके आप इस पूरे प्रोसेस को पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों हम, और आज हम बात करते हैं कि व्हाट आर द मेजर स्टेप्स इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। देखिए बच्चों, जब भी कभी आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करते हैं, या आप यहाँ मैं लिख देता हूँ कि अगर कभी भी आप जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं तो जेनेटिक इंजीनियरिंग करने में हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो बेसिकली हमारे पास ये 6 स्टेप्स है। ध्यान से अगर आप इन्हें देखें, पहली स्टेप क्या है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। देखो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ पहले कि आपको एक जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक्सपेरिमेंट करना है, आपको एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाना है। तो आपको क्या करना होगा, ध्यान से सीखेंगे, समझेंगे इस प्रोसेस को और अपने दिमाग में इसको बिठाएंगे। देखिए, आप ये चाहते हैं कि जैसे मेरे पास ये ह्यूमन सेल है, ध्यान से सीखें, समझें अच्छे से। ये एक ह्यूमन सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका डीएनए है। ओबियसली जो ह्यूमन सेल्स होती है उसमें इंसुलिन का भी एक कहीं ना कहीं जीन होगा। तो ये जो रेड कलर का मैंने मार्क यहाँ बनाया है, ये हमारे पास यहाँ इंसुलिन का जीन प्रेजेंट है। और आपकी इच्छा ये है, आपका एक्सपेरिमेंट ये है कि इस ह्यूमन सेल में से इस इंसुलिन के जीन को हम यहाँ से निकालना चाहते हैं। इंसुलिन का जीन यहाँ से निकाल के कोई बैक्टीरिया जो हो, जैसे कि ई कोलाई बैक्टीरिया ही ले लें हम, और इस ई कोलाई बैक्टीरिया के पास इसका जो अपना खुद का डीएनए होता है, ये देखिए ये बैक्टीरिया का अपना डीएनए है। तो आपका इंटेंशन ये है कि मैं यहाँ से इस जीन को निकाल के यहाँ डालना चाहता हूँ, इस जगह मैं इसको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, ई कोलाई में डालना चाहता हूँ। क्यों ऐसा करना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि ये जो ई कोलाई है ये इंसुलिन का प्रोडक्शन करे। अब ये आपको एक्सपेरिमेंट करना है। एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए,
एक ऑर्गेनिज्म का जीन आपको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालना है। ओके, यही आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आपको करना है, अभी ये चाहते हैं आप। तो आप इसको कैसे करेंगे? तो बच्चों इसको करने की हमारे पास कुछ स्टेप्स होती है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि ये इसका जितना भी डीएनए आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये जो डीएनए है, इस सारे के सारे डीएनए को आपको बाहर निकालना पड़ेगा। तो टेक आउट दिस डीएनए। तो मान लीजिए ये आपने डीएनए को निकाल लिया, इसको हम नाम देंगे इस स्टेप को, और ये है हमारी आइसोलेशन ऑफ डीएनए, मतलब ये हमारी पहली स्टेप हो गई। सबसे पहले आपको उसका सारा का सारा डीएनए बाहर निकालना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आएगा कि हम डीएनए को कैसे बाहर निकालेंगे? तो बच्चों ये हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। एक बार मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ और मैं आपको समझा रहा हूँ कि हम ये सारा प्रोसेस कैसे करेंगे। सो दैट इज़ गोइंग टू बी योर फर्स्ट स्टेप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि यहाँ मैंने ये सारा डीएनए उस सेल में से निकाल लिया, और ओबियसली इसी में कहीं पर आपका इंसुलिन का जो जीन है वो भी ऑलरेडी यहीं प्रेजेंट है। अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे? अगर एक बार आपने डीएनए को आइसोलेट कर लिया है तो अगली स्टेप आपकी ये रहेगी बच्चों कि आपको इस डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे। तो ये देखिए, आप इसको छोटे छोटे टुकड़े कर दिए आपने, है ना। ये जो पूरा काफ़ी लंबा चौड़ा सा जो हमारा डीएनए था उसके आपने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। इस टुकड़े करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो ये हमारी सेकंड स्टेप हो जाएगी, फ्रेगमेंटेशन। ओके, दिस इज गोइंग टू बी योर सेकंड स्टेप। कैसे करेंगे? इसके लिए हम एक एंजाइम काम में लेंगे और उस एंजाइम को हम नाम देते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मैं इस एंजाइम के बारे में डिटेल में आगे बात करूंगा। बट व्हाट इज गोइंग टू बी द सेकंड स्टेप? तो सेकंड स्टेप हमारी हो जाएगी बच्चों आइसोलेशन ऑफ डीएनए के बाद सेकंड स्टेप हमारी हो जाएगी फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। तो ये आपको छोटे छोटे टुकड़े करने ही पड़ेंगे। भाई टुकड़े क्यों किए? टुकड़े इसलिए किए क्योंकि हमें सारा का सारा डीएनए तो किसी दूसरे बैक्टीरिया में नहीं डालना है ना, हमें तो एक टुकड़ा ही डालना है। और पर्टिकुलरली देखिए यहाँ पे मैं एक रेड कलर का फ्रेगमेंट मैंने और बनाया है, तो ये इंसुलिन का जीन है। आउट ऑफ ऑल दीज फ्रेगमेंट्स, यहाँ पर ये जितने भी फ्रेगमेंट्स हैं इनमें से ये जो रेड कलर वाला फ्रेगमेंट है यही आपका काम का फ्रेगमेंट है, और इसी फ्रेगमेंट को आपको ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर डालना है। तो ऐसे में बच्चों अब हमारी थर्ड स्टेप क्या हो जाएगी? थर्ड स्टेप हमारी हो जाएगी कि कैसे हम इस टुकड़े को इन बाकी के टुकड़ों से अलग करेंगे, यानी कि आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए समझ में आया आप लोगों को बच्चों? तो पहले क्या किया है? देयर आर टू आइसोलेशन वर्ड, दो बार आ रहा है। पहला आ रहा है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, यानी उस सेल में से सारे के सारे डीएनए को, ये जो यहाँ मैंने बाहर निकाला है इसको तो हमने नाम दिया आइसोलेशन ऑफ डीएनए। फिर क्या किया? फिर इस डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। किस से किए हमने? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से किए। क्या नाम दिया? फ्रेगमेंटेशन कहते हैं हम इसको, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। आगे और इसके बारे में बात करेंगे हम। ये हो गए हमारे टुकड़े बन गए। इनमें से एक टुकड़ा आपका डिजायर्ड फ्रेगमेंट है बच्चों, जिसको आपको ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर डालना है। तो ये जो रेड कलर का यहाँ दिखाई दे रहा है ये आपका इंसुलिन का जीन है, जिसे आप आगे इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, बैक्टीरिया के अंदर डालना चाहते हैं। तो इसको आपको बाहर निकालना पड़ेगा, और बाहर निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे? अगेन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारा तो मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि कैसे हमने उसको निकाला है। लेकिन हमने अल्टीमेटली एक काम कर लिया है कि हमने हमारे उस डिज़ायर्ड डीएनए को बाहर निकाल लिया। तो ये रहा हमारा डिज़ायर्ड डीएनए। ओके, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर थर्ड स्टेप, आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर्ड डीएनए। अब क्या करने वाले हैं आप? अब आप बोलोगे कि हम इसको ई कोलाई बैक्टीरिया में डाल देंगे। तो बच्चों नहीं, ऐसे डायरेक्ट हम इसको ई कोलाई बैक्टीरिया में नहीं डाल सकते हैं। अगर इसको हम बैक्टीरिया में डालेंगे डायरेक्टली तो बैक्टीरिया इसको डिग्रेड कर देगा, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, और हमारा जो पर्पज़ है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्टली अंदर नहीं डाल सकते, हमें किसी वेक्टर डीएनए की ज़रूरत पड़ेगी। और वेक्टर भी मैं आपको पढ़ाऊँगा आगे जाके, लेकिन एग्जैक्टली अभी फॉर टाइम बिंग आप ये समझ लीजिए कि ये कोई एक प्लाज्मिड है। ओके, प्लाज्मिड आप समझ ही गए होंगे, आपको पता ही होगा कि प्लाज्मिड क्या है। तो ये जो प्लाज्मिड है, इसको प्लाज्मिड को मैं वेक्टर डीएनए कहने वाला हूँ यहाँ पर। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। उन वेक्टर्स के बारे में भी हमारा एक लेक्चर रहेगा जिसमें मैं आपको वेक्टर्स के बारे में पढ़ाऊंगा। बट बेसिकली वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एक
इटसेल्फ, वेक्टर इटसेल्फ इज ए डीएनए मॉलिक्यूल, ये भी एक तरह का डीएनए मॉलिक्यूल होता है, जैसे कि यहाँ प्लाज्मिड है। और जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है, इस डिजायर्ड डीएनए को हमें पहले इस वेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा बच्चों। क्यों करेंगे, ये सारी बातें बात की है, ये हम पढ़ने वाले हैं। मैं एक बार आपको सिर्फ ट्रेलर दे रहा हूँ कि हम एग्जैक्टली क्या क्या करेंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों कि हमारा जो वेक्टर है, ये जो हमारा वेक्टर है, इस वेक्टर में हमें हमारे इस डिज़ायर्ड डीएनए को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, इसके अंदर इसको पहले डालना पड़ेगा। और ये क्या बन गया हमारे पास, ये हमारे पास बन गया एक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बन गया। ओके, तो ये हमारी थर्ड नहीं फोर्थ स्टेप बन जाएगी। क्या किया आपने फोर्थ स्टेप में, एक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बनाया। कैसे बनाया, आपका ये जो ऊपर की ओर डिजायर्ड डीएनए है, इसको आपने यहाँ इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया। तो आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द फोर्थ स्टेप, तो आप सीधा लिखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड डीएनए इनटू अ सूटेबल वेक्टर, इनटू अ सूटेबल वेक्टर। तो हमने उसको वेक्टर में डाल दिया, वेक्टर में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इस वेक्टर को उस ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर डाल सकते हैं। तो ये रहा हमारे पास ई कोलाई बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया के अंदर आप इस वेक्टर को इंट्रोड्यूस कर दो। तो ये देखिए मैंने इस वेक्टर को इसमें डाल दिया। ओके, और इस वेक्टर के पास हमारा डिजायर्ड डीएनए भी है। हमेशा याद रखें, डिजायर्ड डीएनए को डायरेक्टली अंदर नहीं डाला जाएगा, पहले उस डिजायर्ड डीएनए को किसी दूसरे डीएनए के साथ जोड़ा जाएगा। दूसरे डीएनए को हम वेक्टर डीएनए कहेंगे। कई तरह के वेक्टर होते हैं, बाद में बात करेंगे हम, लेकिन अभी फॉर टाइम बिंग आप इतना याद रखें। तो अब हमारी हो गई है फिफ्थ स्टेप। सो व्हाट इज द फिफ्थ स्टेप, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बना है उसको आपने बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। तो ये जो बैक्टीरिया है यहाँ पर, ये हमारा होस्ट सेल कहलाया जाएगा, क्योंकि इसमें आप आपके डिजायर्ड डीएनए को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। ओके, तो फिफ्थ स्टेप जो हमारी हुई, हम ये कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर इनटू द होस्ट सेल। ओके, तो ये हमारी हो गई फिफ्थ स्टेप। एक बार फिर से रिपीट करें, कौन कौन सी हमारी 5 स्टेप है। पहली स्टेप में हमने आइसोलेशन ऑफ डीएनए किया, उस सेल में से ये सारा डीएनए निकाल लिया। उसके बाद हमने उस डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। टुकड़े करने के बाद जो हमारा डिजायर्ड फ्रेगमेंट था, उस डिजायर्ड डीएनए को, जो इंसुलिन का जीन था, उसको आपने बाहर निकाला है, उसको सेपरेट करा है। तो आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, आइसोलेट करने के बाद क्या करने वाले हो, इंट्रोड्यूस दैट डिजायर्ड डीएनए इनटू ए सूटेबल वेक्टर। तो ये हमारी फोर्थ स्टेप हो गई। और सूटेबल वेक्टर में जब आपने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो आपने क्या बना लिया है, आपने एक यहाँ देखिए मैंने लिखा है एक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बना लिया है। और इस रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को अब फाइनली फिफ्थ स्टेप में आपकी जो होस्ट सेल है, जो भी बैक्टीरिया है जिसमें आप इस जीन को डाल रहे हो, तो आपने अपना जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। तो हमारी अगली स्टेप हो गई इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर इनटू द होस्ट सेल। ओके बच्चों, एंड व्हाट गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टेप। अब क्या करेंगे, आपने डाल दिया बस, तो अब मुझे कुछ करना ही नहीं है। अब मुझे इस बैक्टीरिया को, या कोई भी अगर दूसरी सेल लिए आपने, तो आप इस बैक्टीरिया को कल्चर करें, अच्छे से कल्चर करें, और कल्चर करने के बाद इसका काउंट बढ़ाएं, और इससे आपका जो भी प्रोटीन प्रोडक्ट, इंसुलिन ऑब्टेन करना चाहते हैं ना आप यहाँ पर, तो आप इससे अपना जो प्रोडक्ट है, प्रोटीन है, उसको ऑब्टेन करें। तो दैट इज गोइंग टू बी योर फाइनल एंड सिक्स्थ स्टेप। सिक्स्थ स्टेप क्या होगा, कल्चर द होस्ट सेल, जो भी होस्ट सेल है उसको आप कल्चर करें, एंड ऑब्टेन योर प्रोडक्ट, ऑब्टेन योर प्रोडक्ट। फाइन, तो दीज आर गोइंग टू बी द टोटल 6 स्टेप्स। तो इन 6 स्टेप्स को मैंने ऊपर लिखा है, आप इसको देखें, यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहली स्टेप हमारी क्या लिखी है मैंने यहाँ, देखिए आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो डीएनए को आपको होस्ट सेल, जो डोनर सेल है हमारी, उसमें से निकालना है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए करना है। उसके बाद फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, तो उससे आप उसको टुकड़े करेंगे। टुकड़े करने के बाद आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, ये जो हमारा रेड कलर का है, इस डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को आपको आइसोलेट करना है। इसको आइसोलेट करने के बाद क्या करेंगे, लाइगेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए इनटू अ वेक्टर। यहाँ लाइगेशन वर्ड का मतलब होता है उसको जोड़ना। मैंने क्या लिखा, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड डीएनए इनटू ए सूटेबल वेक्टर। बात वही है, जोड़ना, इंट्रोड्यूस करना, अंदर उसमें इंट्रोड्यूस करना, या फिर हमने उसको उसके साथ जोड़ दिया। तो हमने यहाँ क्या किया, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया बच्चों। सो दैट इज गोइंग टू बी योर फोर्थ स्टेप।
लाइगेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए इनटू अ वेक्टर, सूटेबल वेक्टर जो भी होगा उसमें हमने उसको लाइगेट किया। फिर क्या करने वाले हैं, फिर हम उसको ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये रहा हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी कि रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, और इसको आपने ट्रांसफर कर दिया होस्ट सेल में। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर इनटू द होस्ट। तो एक ही बात है, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ऊपर आ जाए। सो यहाँ मैंने लिखा है कि ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, और अब क्या करने वाले हैं, बस अब तो आपकी जो होस्ट सेल है उसको आप कल्चर करें, कल्चरिंग द होस्ट सेल एट लार्ज स्केल एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट आपको उसमें से मिल रहा है उसको एक्सट्रैक्ट करना शुरू करें। तो ये जो 6 आपकी स्टेप्स है बच्चों, ये 6 की 6 स्टेप्स आपकी फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए कि व्हाट आर द मेजर स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, व्हाट आर द मेजर स्टेप्स इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, याद करना है सीक्वेंस के साथ, इसी सीक्वेंस के साथ दिमाग में फिट हो जानी चाहिए कहानी कि हमको एक के बाद एक ये करना है। इसको सीख लेंगे सब कुछ बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। बायोटेक्नोलॉजी में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, मास्टर बन जाएंगे। कोई ऐसा सवाल, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकता जिसका आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो बस कहानी के साथ चलते रहो, मैं आपको एक एक चीज़ सिखाऊंगा। आइसोलेशन कैसे करेंगे डीएनए का, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से टुकड़े कैसे करते हैं, उन टुकड़ों में से हमारा डिजायर्ड डीएनए कैसे बाहर निकालेंगे, उसको वेक्टर में कैसे डालेंगे, वेक्टर क्या होता है, कब कौन सा वेक्टर काम में लेना है, ये सारा मैं सिखाऊंगा आपको। और जो आपका रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बनेगा उसको मैं होस्ट सेल में कैसे डालूंगा, वो होस्ट सेल उसको लेगी कि नहीं लेगी, एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, कौन सा वेक्टर मुझे चूज़ करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। और फाइनली कल्चर कैसे करेंगे, लेबोरेटरी में कल्चर कैसे करेंगे, इंडस्ट्रीज में लार्ज स्केल पर कल्चर कैसे करेंगे, उस कल्चर में से प्रोडक्ट को कैसे बाहर निकालेंगे, उसको बाजार में कैसे पैकिंग करके बेचेंगे, सारा का सारा मैं आपको सिखाऊंगा। यू विल बिकम द मास्टर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, यू विल बिकम द मास्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जैसा मैं आपको सिखाता जा रहा हूँ उसको वैसे समझें। और किसी तरह के कोई डाउट्स आए तो बच्चों आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। तो ये एक बार आप ध्यान रखें, व्हाट आर द मेजर स्टेप्स, इनको सीख लें, समझ लें, याद रख लें। एक बार फाइनली मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। पहली स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, यानी आपका जो डिजायर्ड डीएनए, जो आपका होस्ट नहीं, जो डोनर सेल है, ये उसमें से सारा डीएनए बाहर निकालेंगे। उसके बाद उस डीएनए के टुकड़े करेंगे, टुकड़े करके हमारा जो डिजायर्ड डीएनए है उसको बाहर निकालेंगे, फिर उसको वेक्टर में डालेंगे, फिर वेक्टर को होस्ट सेल में डालेंगे, और फाइनली हमारी होस्ट सेल को हम कल्चर करना शुरू कर देंगे। तो बच्चों पहली स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सो लेट्स कम टू द आइसोलेशन। फर्स्ट स्टेप आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डिजायर्ड डीएनए कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूँ कि हम किसी भी सेल में से जो डीएनए है, टोटल डीएनए, होल डीएनए, एंटायर डीएनए, उसको कैसे बाहर निकालेंगे। तो बड़ा ही सिंपल है और बड़ा ही मज़ेदार है। देखिए, मान लीजिए आपके पास ये कोई एक सेल है, तो ये देखिए मैं यहाँ पे एक कोई सेल बना लेता हूँ। फाइन, अब ये इसका न्यूक्लियस बना लेता हूँ क्योंकि मैं यूकैरियोटिक सेल ले रहा हूँ। अगर बैक्टीरिया होगा यहाँ तो बैक्टीरिया के केस में न्यूक्लियस नहीं होगा, इतना ही तो फ़र्क है, और क्या फ़र्क रहेगा। तो ये मेरे पास कोई सी भी एक सेल है बच्चों, और ये जैसा कि यहाँ इसमें मैंने न्यूक्लियस बना दिया है, और इस न्यूक्लियस में ये आपका सारा का सारा डीएनए प्रेजेंट है। इस डीएनए को आपको इसमें से बाहर निकालना है, और यही मेरा टाइटल है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। हम उस सेल में से डीएनए कैसे निकालेंगे। एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लें, आपको एक सेल में से डीएनए नहीं निकालना है। मैं आप चाहते हैं कि मुझे डीएनए निकालना है, तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपको किसी प्लांट सेल का डीएनए निकालना है तो आपके पास प्लांट का स्टेम, प्लांट का लीफ, उसका एक पूरा टुकड़ा होना चाहिए बड़ा सा। यूँ नहीं कि आप सिंगल सेल में से डीएनए निकालें। एक सिंगल सेल नेकेड आई से दिखती नहीं है, और उसमें से न्यूक्लियस में से थोड़ा सा जो माइक्रो नैनोग्राम का जो थोड़ा सा डीएनए होगा उसको कैसे निकालेंगे, इम्पॉसिबल है आपके लिए बच्चों। तो इट इज़ ऑलवेज यू मस्ट रिमेंबर कि अगर आपको किसी सेल में से डीएनए निकालना है तो वो सिंगल सेल नहीं होने वाली है, वो आपके पास 1 ग्राम 2 ग्राम पूरा टिश्यू का सैंपल होगा। माइस लिया है तो माइस के लीवर का एक टुकड़ा ले लें, प्लांट लिया है तो स्टेम का एक टुकड़ा ले लें, रूट का एक टुकड़ा ले लें, लीफ का एक टुकड़ा ले लें। बैक्टीरिया में से डीएनए निकालना चाहते हैं तो बैक्टीरिया को पहले आप कल्चर करें 2 दिन 4 दिन 5 दिन, और आपकी उस पेट्री प्लेट में उन बैक्टीरिया की खूब सारी नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करें, फिर जाके उसमें से आप डीएनए निकालेंगे। तो ये ध्यान रखें। मैं डायग्राम भले ही एक ही सेल का बना रहा हूँ यहाँ, लेकिन एक सिंगल सेल नहीं होगी, देयर वुड बी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सेल्स होगी, और एक टिश्यू का सैंपल होगा आपके पास पूरा
पूरा उस सैंपल में से सारा का सारा डीएनए निकालने वाले हैं। समझ में आई बात? तो ये हमारे पास एक सेल है जिसका मुझे डीएनए निकालना है। अब देखिए, सबसे पहला आपको काम ये करना पड़ेगा कि आपको इस सेल की सेल वॉल तोड़नी पड़ेगी। सो दैट इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट स्टेप। ओके, फर्स्ट स्टेप हमारी ये रहेगी एंजाइमेटिक डिसरप्शन ऑफ सेल वॉल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंजाइमेटिक डिसरप्ट करना मतलब उसको तोड़ना, डिसरप्शन ऑफ सेल वॉल। क्योंकि आपको अगर न्यूक्लियस में से, ये देखो यहाँ न्यूक्लियस में से डीएनए निकालना है तो इसके अगर बाहर कोई सेल वॉल प्रेजेंट है तो आपको उसकी सेल वॉल, ये जैसे मान लीजिए यहाँ बाहर की ओर एक सेल वॉल बना देता हूँ मैं, तो ये सबसे बाहर की ओर सेल वॉल है। सेल वॉल के बाद उसकी सेल मेम्ब्रेन होगी, है ना। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो पहली स्टेप मेरी ये रहेगी कि एंजाइमेटिक डिसरप्शन ऑफ सेल वॉल। यहाँ ये ध्यान रखें कि आप कोई सी भी सेल, एनिमल सेल है, अगर आप एनिमल सेल में से डीएनए निकालना चाहते हैं तो ये आपकी फर्स्ट स्टेप काम में नहीं आए, क्योंकि एनिमल सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं होती है, तो ये फर्स्ट स्टेप वहाँ नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर आप बैक्टीरिया में से डीएनए निकालना चाहते हैं तो बैक्टीरिया के ऊपर तो पेप्टाइडोग्लाइकेन की सेल वॉल होती है, तो ऐसे में ये स्टेप काम आएगी वहाँ। अगर आप फंगस में से डीएनए निकालना चाहते हो, किसी फंगल टिश्यू दिया है आपको, कोई फंगस का एक सैंपल दे दिया कि बोलो इसका डीएनए निकालो, तो फिर ऑब्वियसली उसके ऊपर काइटिन की सेल वॉल होती है। और अगर कोई प्लांट सेल दिया है तो प्लांट पे तो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल होती है। तो पहली स्टेप हमारी ये हो जाएगी कि एंजाइमेटिक डिसरप्शन ऑफ सेल वॉल। तो अब क्वेश्चन ये है कि मैं कैसे निकालूं इसकी सेल वॉल को, कैसे वहाँ से तोड़ूं, क्योंकि बिना सेल वॉल को तोड़े मैं इस सेल में से डीएनए बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। तो बड़ा ही सिंपल है बच्चों, अगर ये प्लांट सेल है, जो टिश्यू आपने लिया है वो कोई प्लांट टिश्यू है ना, प्लांट की लीफ है, प्लांट का, किसी प्लांट का स्टेम का कोई टुकड़ा है, तो आप उसको पहले मैकेनिकली तोड़ दें एक बार। तो मैकेनिकली मतलब आप उसकी होमोजिनेट बना लें। होमोजिनेट बनाने का मतलब एक ये ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना बच्चों, ये इसको क्या कहते हैं, मोर्टार एंड पेस्टल कहते हैं इसको। ये इस तरह का एक, हमने देखा ही होगा, पोर्सिलेन का बना हुआ होता है, और आजकल तो इलेक्ट्रिक भी आते हैं। तो ये चटनी बनाने का जैसा होता है उसी तरह का है। तो आपका टिश्यू लें, उस टिश्यू को अच्छे से ग्राइंड कर लें। ओके, तो मैकेनिकली पहले आप इसको ग्राइंड करेंगे, और मैकेनिकली ग्राइंड करने के बाद अब आप क्या करेंगे कि आप इसको कुछ एंजाइम से ट्रीट करेंगे। आप इसको सेल्यूलेज एंजाइम से ट्रीट करेंगे, और सेल्यूलेज के साथ साथ आप इसे हेमीसेल्यूलेज नाम के एक एंजाइम से ट्रीट करेंगे। ओके, समझ में आया आपको? तो कब करेंगे? इन केस अगर आपके पास प्लांट सेल है, इन केस ऑफ प्लांट सेल। तो अगर आपके पास कोई प्लांट सेल है, उसमें से डीएनए को बाहर निकालना है, तो उस सेल की जो सेल वॉल कैसे तोड़ेंगे आप? तो सेल वॉल आपको पता है, प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, हेमीसेलुलोज की बनी होती है, पेक्टिन की बनी होती है। तो चाहे तो इसमें आप यहाँ पर पेक्टिनेज एंजाइम भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेलुलेज, हेमीसेलुलेज और ये जो पेक्टिनेज एंजाइम है, अगर इनका यूज़ करेंगे तो सेल वॉल डिसरप्ट हो जाएगी। तो ये मेरी पहली स्टेप हो गई बच्चों। व्हाट इज़ फर्स्ट स्टेप? एंजाइमेटिक डिसरप्शन ऑफ सेल वॉल। क्या होगा? आपका जो आपने ग्राइंड किया, जो टिश्यू को चटनी बनाया है आपने, उसको, है ना, स्लरी कहेंगे हम उसको, या होमोजिनेट कहेंगे। चटनी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अभी आपको फॉर टाइमिंग में समझा रहा हूँ। बेसिकली हम उसको होमोजिनेट कहते हैं। तो जो होमोजिनेट बना है, उस होमोजिनेट में आप ये सेलुलेज एंजाइम डाल दें, हेमीसेलुलेज एंजाइम डाल दें, पेक्टिनेज एंजाइम डाल दें। कब? अगर आपके पास जो टिश्यू आपने लिया है वो प्लांट सेल है। तो फाइन बच्चों, देयर इज़ अनदर पॉसिबिलिटी कि आप मान लीजिए बैक्टीरिया का डीएनए निकालना चाहते हैं, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, और पेप्टाइडोग्लाइकेन को डाइजेस्ट करने के लिए हमें लाइसोजाइम एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी, जो हमारी सलाइवा में बनता है। याद है आपको लाइसोजाइम एंजाइम? तो यूनिक, आप उस बैक्टीरिया के कल्चर में अपनी सलाइवा डाल दें। जो हमारी फार्मा कंपनीज़ होती है, उन फार्मा कंपनीज से, जो हमारी बायोटेक्नोलॉजिकली फर्म्स होती है, जो भी कंपनीज़ है, उनसे आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। ऑर्डर करके हम, मुझे एंजाइम की रिक्वायरमेंट है, आपके पास एंजाइम आएगा। यूँ नहीं कि बायोटेक्नोलॉजी करने बैठे और उसके अंदर सलेवा स्पिट आउट कर दिया। डोंट डू लाइक दैट। ओके, तो आपको क्या करना है बच्चों कि लाइसोजाइम एंजाइम से उस बैक्टीरिया को ट्रीट करना है, लाइसोजाइम एंजाइम से। क्यों और कब? इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल, अगर जिसका आप डीएनए निकालना चाहते हैं वो अगर एक बैक्टीरियल सेल है, तो उसको आप लाइसोजाइम एंजाइम से ट्रीट करें। मैं यहाँ बता दूं कि जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है, इट डाइजेस्ट द पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल, इट डाइजेस्ट
पेप्टाइडो ग्लाइकेन सेल वॉल। फाइन, तो ये हो गया हमारा बच्चों दूसरा पॉसिबिलिटी हो गई। ओके, एक पॉसिबिलिटी मैंने आपको ये समझा दी, अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल के केस में आप सेलुलेज, हेमीसेलुलेज और पेक्टिनेज एंजाइम यूज़ करेंगे। बैक्टीरिया का डीएनए बाहर निकालना है, लाइसोजाइम एंजाइम यूज़ करेंगे। और अगर आपके पास कोई फंगल सैंपल ला के दे दिया है तो फंगल सैंपल के केस में आपको बच्चों काइटिनेज एंजाइम यूज़ करना पड़ेगा। सो लेट मी राइट हियर काइटिनेज एंजाइम। तो ये हमारे पास एक और एंजाइम होता है काइटिनेज एंजाइम, जो काइटिन का डाइजेशन करता है। तो ये कब यूज़ करेंगे? ये तब यूज़ करेंगे आप जब आपको फंगल सेल का डीएनए बाहर निकालना है, तो इन केस ऑफ फंगल सेल। फाइन बच्चों, तो ये मैंने आपको 3 कंडीशंस यहाँ बना के बता दी, ये मैंने आपको समझा दिया कि हम क्या कर सकते हैं। ओके, तो मैंने ये यहाँ आ गए हम बच्चों, आगे बढ़ते हैं, सीधे यहाँ आ गए। पहली स्टेप पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप है एंजाइमेटिक डिसरप्शन ऑफ सेल वॉल। हाँ, ध्यान रखें, अगर आपको एनिमल सेल दी गई है तो ये फर्स्ट स्टेप नहीं होगी। तो अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि ये आपके पास एक सेल पड़ी है, इसमें अब न्यूक्लियस पड़ा है और इस न्यूक्लियस के अंदर ये आपका सारा का सारा डीएनए पड़ा है। नाउ देयर इज नो सेल वॉल, पर सेल मेम्ब्रेन तो है ना, अभी भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। यहाँ पर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर आपका डीएनए है। इस डीएनए को बाहर निकालना है। हाँ, अब इसके चारों ओर यहाँ पर सेल वॉल नहीं है। क्यों नहीं है? सेल वॉल को आपने डाइजेस्ट कर दिया है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं अब आपको क्या करना पड़ेगा? सेकंड स्टेप पर आना पड़ेगा। एंड व्हाट इज दैट सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप बड़ी सिंपल है। आपको जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, उसका ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। यानी सेकंड स्टेप में यहाँ बड़े बड़े वर्ड्स में लिख देता हूँ, लाइसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। यहाँ सेल मेम्ब्रेन्स का मतलब सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से नहीं है, बल्कि अंदर जो दूसरी मेम्ब्रेन्स हैं उनको भी सबको तोड़ना पड़ेगा। अंदर कौन सी वाली मेम्ब्रेन? अंदर मतलब ये न्यूक्लियर एनवलप जो है, ये भी तो मेम्ब्रेन का ही बना हुआ है, तो इसको हमको तोड़ना पड़ेगा। तो दैट इज गोइंग टू बी योर सेकंड स्टेप अगर आपको डीएनए बाहर निकालना है, लाइसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। तो बच्चों ये कैसे करने वाले हैं आप? लाइसिस कैसे करेंगे सेल मेम्ब्रेन्स की? बड़ा सा सिंपल है। अब इस सेल में क्योंकि सेल वॉल तो टूट चुकी है, तो अब आपको क्या करना है, आप इस सेल्स को, वो जो होमोजिनेट आपके पास पड़ा है ना, जो चटनी आपके पास पड़ी है, उस होमोजिनेट के अंदर आपको ऐड करना है ट्राइटोन X100। तो अब आप पूछेंगे ये ट्राइटन X100 ये क्या होता है? ट्राइटोन, सॉरी नॉट, इट इज़ नॉट ट्राइटोन, इट इज़ ट्राइटोन, सही लिखा था मैंने। ट्राइटोन X100 ये एक बायोलॉजिकल डिटर्जेंट होता है। अब ट्राइटोन X100 की जगह पर SDS भी काम में ले सकते हैं, ज़्यादा याद रखना पड़ेगा। ट्राइटोन X100 आप नहीं भी याद रखें तो कोई बात नहीं, ये नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये नाम हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्राइटोन X100 यूज़ कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा अच्छा जो है वो SDS होता है। SDS का पूरा नाम है सोडियम डोडेसिल सल्फेट। सोडियम डोडेसिल सल्फेट, ये क्या चीज़ है? SDS जो है, जो सोडियम डोडेसिल सल्फेट है, ये एक बायोलॉजिकल डिटर्जेंट है बच्चों। जो डिटर्जेंट होते हैं आपको पता होगा, वो फैट्स को डिसॉल्व कर देते हैं। तो ये भी हमारा एक बायोलॉजिकल डिटर्जेंट है, क्योंकि मेम्ब्रेन जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो लिपिड की बनी होती है। तो उस लिपिड को ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, मैकेनिकली तो कर नहीं पाएंगे हम उसको, वो एंजाइम भी कोई काम नहीं करेगा वहाँ, तो हमें कोई ना कोई ऐसा केमिकल यूज़ करना पड़ेगा। तो वो केमिकल क्या होगा? वो कोई डिटर्जेंट ही यूज़ करेंगे हम, बायोलॉजिकल डिटर्जेंट। और जो सबसे फेमस डिटर्जेंट है वो SDS है, सोडियम डोडेसिल सल्फेट। तो इस सोडियम डोडेसिल सल्फेट को जैसे ही हम ऐड करेंगे, ये जो मेम्ब्रेन्स हैं बच्चों, ये सारी की सारी मेम्ब्रेन्स, ये वाली मेम्ब्रेन, सारी अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन, गोल्जी की मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन, सारी की सारी मेम्ब्रेन्स लाइज हो जाएगी, मतलब टूट जाएगी, उनका ब्रेक डाउन हो जाएगा। एंड व्हाट विल हैपन एग्जैक्टली होगा ये अब बच्चों कि जो हमारे पास वो जो स्लरी है ना, वो आपकी इस टेस्ट ट्यूब में पड़ी हुई है, वो जो होमोजिनेट है वो आपका इस टेस्ट ट्यूब में पड़ा हुआ है। तो वो जितना भी डीएनए है, वो सारा का सारा डीएनए इसमें बाहर आ जाएगा इस तरह से। और बाकी देयर वुड बी लॉट्स ऑफ लिक्विड
है ना, ये सारी रिएक्शन हम कुछ लिक्विड तो ऐड करना ही पड़ेगा ना, बफर में करते हैं। एक फॉस्फेट बफर होता है जिसकी pH 7.4 के आसपास होती है, तो उसमें हम ये सारी रिएक्शन, इस टेस्ट ट्यूब में ये सारा आपका प्रोसेस चल रहा है। इसी टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया होगा, फिर से थोड़ा इमेजिनेशन के लिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि वो कहाँ गई हमारी एक मोर्टर एंड पिस्टल बनाई थी मैंने, चलो वो शायद मैंने हटा दी। तो जो आपने मोर्टर एंड पिस्टल से जो स्लरी बनाई थी, जो होमोजिनेट बनाया था, उस होमोजिनेट को आपको सीधा टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। और जब आप उस होमोजिनेट को, उस स्लरी को टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं, तो उसके बाद उसी टेस्ट ट्यूब में आपको ये डिपेंडिंग ऑन योर सेल्स, आप ये सेलुलेज, हेमीसेलुलेज, पैक्टिनेज एंजाइम डालेंगे, या उसी में लाइसोजाइम डालेंगे, उसी में काइटिनेज एंजाइम डाल देंगे। फिर बाद में उसी टेस्ट ट्यूब में आपको ये ट्राइटोन X100 या फिर उसमें सोडियम डोडेसिल सल्फेट डालना है। तो आप देखिए इस टेस्ट ट्यूब में ये सारा DNA, जितनी भी सेल्स थी, एक सेल नहीं है वहाँ हंड्रेड्स ऑफ सेल्स थी, उन हंड्रेड ऑफ सेल्स की सेल वॉल पहले ही टूट गई थी, बाद में उनकी मेम्ब्रेन्स भी टूट गई, उनका साइटोप्लाज्म सारा बाहर आ जाएगा, उनके न्यूक्लियस के अंदर का न्यूक्लियोप्लाज्म सारा बाहर आ जाएगा, उनके न्यूक्लियस में जो DNA RNA वगैरह है वो सारा यहाँ आ जाएगा। तो ये जो अब आपको एक लिक्विड यहाँ दिखाई दे रहा है बच्चों, इसके अंदर ओब्वियसली आपका DNA प्रेजेंट है, लेकिन सेल के अंदर जितना RNA होता है वो RNA भी यहीं प्रेजेंट होगा। सेल के अंदर जितना प्रोटीन होता है वो प्रोटीन भी सारा यहीं प्रेजेंट होगा। सेल के अंदर जितना लिपिड्स कुछ अगर प्रेजेंट है वो भी सारे यहीं होंगे। जितने मॉलिक्यूल सेल के अंदर होते हैं, जितने साइटोप्लाज्म में होते हैं, वो सारे मॉलिक्यूल्स आपके यहाँ प्रेजेंट हो गए, और इसी में आपका DNA भी प्रेजेंट है। तो अब अगली स्टेप में आपको क्या करना है बच्चों, आपके काम का सिर्फ DNA है। इस मटेरियल के अंदर जो RNA है वो आपको काम का नहीं है, जो प्रोटीन है वो आपके काम का नहीं है, जो लिपिड्स है आपके काम के नहीं है, दूसरे जो आयंस होंगे वो कुछ भी आपके काम के नहीं है। तो अब आपको अगली स्टेप में प्यूरिफाई करना है आपके इस DNA को। सिर्फ आपको ये DNA चाहिए, बाकी का कोई भी कंटेंट आपको नहीं चाहिए। तो अगली स्टेप में अब अपन क्या करने वाले हैं बच्चों, अगली स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो कुछ भी मटेरियल आपका बाहर आ गया है उसको हम फिनोल, कुछ लोग सिर्फ फिनोल से ट्रीट करते हैं, लेकिन अगर फिनोल के साथ साथ कई बार उसमें फिनोल प्लस क्लोरोफॉर्म भी यूज़ किया जाता है, फिनोल प्लस क्लोरोफॉर्म भी यूज़ किया जाएगा, तो हम उसको ट्रीट करेंगे फिनोल या फिनोल प्लस क्लोरोफॉर्म के साथ। ये क्यों किया हमने, तो मैं बता देता हूँ, ध्यान से सीखें समझे। ये जो इसके अंदर जितना भी प्रोटीन्स प्रेजेंट, पर्टिकुलरली जितना भी प्रोटीन्स है, उस सारी प्रोटीन को डीनेचर कर दिया जाएगा। वैसे हमने इसमें सोडियम डोडेसिल सल्फेट डाला है, तो सोडियम डोडेसिल सल्फेट से प्रोटीन का थोड़ा डीनेचुरेशन पहले हो जाएगा। लेकिन एक हमारे पास बड़ी प्रॉब्लम और ये भी है बच्चों कि जो हमारे ये अंदर DNA प्रेजेंट है ना, इस DNA के ऊपर कई सारी प्रोटीन्स होती है। ये देखिए जुड़ी हुई होती है, याद करिए DNA के ऊपर हिस्टोन प्रोटीन होती है, और कई सारी नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी हमारे DNA के साथ जुड़ी हुई होती है। हमें क्या चाहिए यहाँ पर, हमें सिर्फ ये DNA चाहिए, और हम नहीं चाहते हैं कि हम इस DNA में को जब आइसोलेट करें तो ये प्रोटीन भी उसके साथ साथ बाहर आ जाए। तो हमें यहाँ इस प्रोटीन को DNA से सेपरेट भी करना पड़ेगा। ये सारा काम करने के लिए हमने इसके अंदर फिनोल ऐड किया। जो फिनोल होता है बच्चों, ये डीप्रोटीनाइजिंग एजेंट है ना, प्रोटीन को सेपरेट कर देगा। सो व्हाट वी हैव डन, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, वी आर ट्रीटिंग इट विथ फिनोल और फिनोल प्लस क्लोरोफॉर्म मिक्सचर। तो उससे क्या हुआ, टू डीप्रोटीनाइज द DNA को हमने डीप्रोटीनाइज कर दिया। ओके, फिर से समझ लें, अब तक आपने क्या किया, सेल वॉल तोड़ी, सेल वॉल तोड़ के सेल मेम्ब्रेन तोड़ी, सेल मेम्ब्रेन तोड़ने के बाद ये जो हमारे पास अब स्लरी बची हुई है, इसमें ये जो हमारा DNA है, अगर इस DNA के साथ में ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आपस में, ये यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये तो हो गया हमारा DNA और ये हो गया हमारा प्रोटीन। तो अब इस प्रोटीन को यहाँ से सेपरेट करना है। सेपरेट करने के प्रोसेस को कहते हैं डीप्रोटीनाइजेशन। तो ये मैंने देखो यहाँ लिखा है डीप्रोटीनाइजेशन। इस डीप्रोटीनाइजेशन किसकी हेल्प से करेंगे, डीप्रोटीनाइजेशन फिनोल या फिर फिनोल प्लस क्लोरोफॉर्म के मिक्सचर से करेंगे। तो हम उस टेस्ट ट्यूब में थोड़ा फिनोल डाल देंगे और उसमें थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म भी डाल देंगे, तो हमारा प्रोटीन का डीप्रोटीनाइजेशन हो जाएगा, हमारे DNA का डीप्रोटीनाइजेशन हो जाएगा। अब अगली स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि अब हमने प्रोटीन को सेपरेट कर दिया है, तो अब बच्चों हमें 3 काम करने हैं, ध्यान से सुनेंगे। पहला काम हम क्या करेंगे बच्चों की, वो जो हमारी स्लरी है, जो हमारी टेस्ट ट्यूब है, ये देखिए, ये जो टेस्ट ट्यूब यहाँ आपको दिखाई दे रही है, इस टेस्ट ट्यूब में हम थोड़ा सा प्रोटीएज एंजाइम डालेंगे। क्या डालेंगे, प्रोटीएज एंजाइम। क्यों डाला ऐसा, अब ये इसलिए डाल रहे हैं,
इस टेस्ट ट्यूब में जितने भी प्रोटीन्स होगी, जितनी भी प्रोटीन्स होगी, वो सारी डाइजेस्ट हो जाएगी। प्रोटीएज एंजाइम, जैसे ट्रिप्सिन होता है, काइमोट्रिप्सिन होता है, पेप्सिन होता है, इस तरह के प्रोटीएज एंजाइम हम उसमें ऐड करेंगे। प्रोटीएज एंजाइम ऐड करने से क्या होगा, क्यों किया ऐसा? टू डाइजेस्ट ऑल प्रोटीन्स, टू डाइजेस्ट ऑल प्रोटीन्स। आया समझ में? ताकि इस टेस्ट ट्यूब में हमारे पास कोई भी प्रोटीन का मॉलिक्यूल बचा हुआ नहीं रहे, ठीक है? क्योंकि हमने ये सेपरेट तो किया है, ये देखो डीप्रोटीनाइजेशन तो कर दिया था, पर सेपरेट करने के बाद वो प्रोटीन कहीं गई थोड़ी। सेपरेट करने के बाद वो प्रोटीन अभी भी आपकी इस टेस्ट ट्यूब में ही प्रेजेंट है। डीएनए से अलग जरूर हो गई है, पर प्रेजेंट अभी भी इस टेस्ट ट्यूब में ही है। तो हमें क्या है, उस प्रोटीन को अब डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमें उसके अंदर ये प्रोटीएज एंजाइम ऐड करेंगे टू डाइजेस्ट ऑल प्रोटीन्स। और दूसरा हम फिर क्या करेंगे कि इसी टेस्ट ट्यूब में हम आरएनएज एंजाइम भी डालेंगे, आरएनएज एंजाइम भी डालेंगे। अब ये क्यों डाला कि बच्चों, जब आपने ये इस टेस्ट ट्यूब पर वापस नज़र डालें, इसके अंदर सारा प्रोटीन होगा, डीएनए होगा, न्यूक्लियस में जितना आरएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी आरएनए होते हैं, साइटोप्लाज्म में भी कुछ आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं, वो सारे आरएनए यही हैं। और जब मैं इसमें से इस डीएनए को बाहर निकालने की कोशिश करूँगा, उसके साथ साथ ये आरएनए भी कहीं बाहर आ जाएगा, तो ये मेरे लिए गड़बड़ हो जाएगी। मेरा प्योर डीएनए बाहर नहीं आएगा, मेरा उसमें कंटामिनेटेड रहेगा, आरएनए भी प्रेजेंट हो सकता है। तो मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उसमें से प्योर डीएनए ही बाहर निकालना है। तो ऐसे में बच्चों हम क्या करेंगे कि उसमें कुछ आरएनएज एंजाइम भी डाल देंगे। तो आरएनएज एंजाइम क्यों डाला? सिंपल सी बात है, आरएनएज एंजाइम इसलिए डाला टू डाइजेस्ट ऑल आरएनए प्रेजेंट इन दैट, टू डाइजेस्ट ऑल आरएनए। ओके, उसमें सारा आरएनए भी डाइजेस्ट हो जाएगा। तो प्रोटीन सारी डाइजेस्ट हो गई, आरएनए सारा डाइजेस्ट हो गया। अभी दूसरे मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो जितने भी मॉलिक्यूल, जैसे स्टार्च हो सकता है उस सेल के अंदर, अगर प्लांट सेल है तो पॉसिबली उसमें स्टार्च हो सकता है, उसमें एनिमल सेल है तो पॉसिबली उसमें ग्लाइकोजन भी हो सकता है। तो फिर मुझे उसमें अमाइलेज एंजाइम डालना पड़ेगा ताकि सारा स्टार्च डाइजेस्ट हो जाए, ताकि सारा ग्लाइकोजन डाइजेस्ट हो जाए। तो अलग अलग डिपेंड, अगर मान लो लिपिड है, कोई आपने ना सीड्स ले लिए, ऑयली सीड्स ले लिए, उनमें से डीएनए निकालने बैठे हैं आप, तो मे भी पॉसिबल जब आप ये जो स्लरी बनाएंगे और ये सारा प्रोसेस बनेगा, तो इसमें काफ़ी सारा ऑयल भी प्रेजेंट होगा, काफ़ी सारा लिपिड भी प्रेजेंट होगा। एडिपोज टिश्यू का कोई सेल लिया तो इट इज़ ऑब्वियसली कि वहाँ पर कुछ लिपिड भी प्रेजेंट होगा। तो ये देयर आर ऑल दीज कंडीशंस आर ऑलवेज देयर। तो डिपेंडिंग ऑन के अंदर क्या हो सकता है, आपको पता है आपने कौन सा टिश्यू लिया है, डिपेंडिंग ऑन दैट आपको क्या करना है कि उसमें अलग अलग एंजाइम्स यूज़ करने हैं ताकि सारा डाइजेस्ट हो जाए। तो ऐड अदर एंजाइम्स, तो देखिए मैंने लिखा कि ऐड अदर एंजाइम्स टू रिमूव अदर मॉलिक्यूल्स, लाइक लाइपेज मिलाना है तो आप लाइपेज मिला लें, अमाइलेज मिलाना है तो आप उसमें अमाइलेज मिला लें। तो हमने क्या किया कि अब इस टेस्ट ट्यूब में, सोचिए आप, अब इस टेस्ट ट्यूब में आपके पास कोई आरएनए नहीं बचा, सारा आरएनए आपने डाइजेस्ट कर लिया। कोई प्रोटीन नहीं बची, प्रोटीएज एंजाइम से डाइजेस्ट कर लिया। कोई लिपिड नहीं बचा, लाइपेज एंजाइम से डाइजेस्ट कर लिया। कार्बोहाइड्रेट होगा तो कार्बोहाइड्रेट भी आपने डाइजेस्ट कर लिया। सब कुछ आपने इसमें डाइजेस्ट कर लिया। अब उसमें बचा क्या है? उसमें सिर्फ और सिर्फ अब आपका डीएनए बचा हुआ है। फाइन। तो लेकिन है कहाँ वो डीएनए? वो डीएनए अभी भी इसी मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट पड़ा। नाउ इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब आपको क्या करना है बच्चों कि आपको इस टेस्ट ट्यूब के अंदर चिल्ड इथेनॉल ऐड करना है। चिल्ड इथेनॉल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर चिल करके रखें। चिल्ड इथेनॉल जैसे ही आप इसमें ऐड करेंगे, एक बड़ी मज़ेदार बात होगी कि जो डीएनए होगा जो कि अभी तक डिसॉल्व्ड स्टेट में प्रेजेंट है, वो सारा प्रेसिपिटेट आउट होके सेपरेट हो जाएगा। तो ये रोल है हमारा चिल्ड इथेनॉल का, टू प्रेसिपिटेट डीएनए। ये हमारी लास्ट स्टेप हो गई बच्चों, फाइनल स्टेप हो गई। तो होगा क्या कि ये जो हमारा डीएनए होगा और ये जो हमारी टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब में वो जितना भी लिक्विड वाला पोर्शन है, वो सारा लिक्विड पोर्शन तो यहाँ नीचे रहेगा, और हमारा जो डीएनए है वो जेली जैसा है ना, स्टिकी मटेरियल होता है। वो डीएनए जो होगा वो सारा का सारा यहाँ ऊपर की ओर आके सेपरेट हो जाएगा। तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ये तो ऊपर की ओर तो मिलेगा आपको डीएनए, और नीचे बाकी सारा का सारा जितना भी वो सॉल्वेंट था वो सारा नीचे रह जाएगा। और ये ऐसा कब कैसे होगा, क्या करेंगे हम,
अगर हम इसके अंदर चिल्ड इथेनॉल डालेंगे तो ये हो जाएगा। और उसके बाद एक लोहे का कोई आपके पास स्टील का कोई वायर हो, कोई छोटा सा स्पून हो, ऐसा कुछ भी हो, उसके अंदर डालेंगे और उसके साथ में सारा का सारा डीएनए बिल्कुल काफ़ी स्टिकी होता है, तो वो जेल की तरह वो सारा का सारा इस वायर के ऊपर चिपक के बाहर आ जाएगा। तो ये आपने आपके डीएनए को क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया। आया समझ में आपको? तो ये हो गया हमारा डीएनए। दिस इज हाउ वी कैन आइसोलेट द डीएनए। अच्छा हाँ, जब आप इसको लूप से बाहर निकालेंगे, हो सकता है कुछ लिक्विड रह जाए, तो आप एक काम करें, ये जो आपके पास डीएनए जो अभी आपने इसमें से लूप से बाहर निकाला, स्पूलिंग कहते हैं इसको, इस प्रोसेस को एक वर्ड देते हैं, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, स्पूल आउट करते हैं उसको। तो स्पूलिंग किया आपने, स्पूलिंग से उसको बाहर निकाल लिया है ना। कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल है। ये देखिए मैंने यहाँ बना रखा है, आप देखिए, ये एक लोहे का ऐसा स्टील का एक वायर ले लिया, उसको अंदर डाला और जैसे चम्मच से बाहर निकालते हैं वैसे बाहर निकालना है। तो ये सारा का सारा चिपका हुआ रहेगा और उसके साथ बाहर आ जाएगा। हाँ, थोड़ा गीला रहेगा, इसमें हो सकता है कुछ इम्प्योरिटीज़ है, तो आपको क्या करना है, इसको किसी दूसरी टेस्ट ट्यूब में डालो, उस दूसरी टेस्ट ट्यूब में खूब सारा चिल्ड इथेनॉल डाल दो, तो वो क्या है, वॉश हो जाएगा। और जो चिल्ड इथेनॉल उसको ड्रेन कर दो, आप बाहर निकालो, फिर थोड़ा और दूसरी बार डाल दो, तीसरी बार डाल दो, 3-4 बार आप उसको चिल्ड इथेनॉल से रिंस करते रहें, और रिंस करके सारा का सारा जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है उसको सारा आप वॉश आउट कर सकते हैं। और फिर बाद में इसमें पानी या बफर डाल के रिहाइड्रेट कर लें, मतलब उसको फिर से पानी के अंदर ले आएँ, क्योंकि आप उसको इथेनॉल में लंबे समय तक पड़े हुए नहीं रख सकते। अल्टीमेटली आपको इथेनॉल तो इवोपरेट भी हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपको पानी यानी कि बफर जो होता है, बफर सॉल्यूशन जो होगा वो तो उसमें ऐड करना ही पड़ेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन आइसोलेट द डीएनए। ओके बच्चों, समझ में आया आपको? तो दिस इज द एंटायर स्टेप्स, ऑल स्टेप्स ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए मैंने यहाँ बना रखा है। इसको आप देख लें, एक बार इसको पढ़ लेते हैं ताकि आप यहाँ से अपने डायरेक्ट नोट्स भी बना सकते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, एंजाइमेटिक डिसरप्शन ऑफ सेल वॉल। आपको सबसे पहले सेल वॉल तोड़नी है। कैसे तोड़ेंगे सेल वॉल? सेलुलेज एंजाइम और हेमी सेलुलेज एंजाइम, मैंने पैक्टिनेज भी बताया, इन केस प्लांट सेल। काइटिनेज एंजाइम यूज़ करना है फंगल सेल है तो। लाइसोजाइम एंजाइम यूज़ करना है अगर बैक्टीरियल सेल है तो। सबसे पहले आपने सेल वॉल तोड़ दी। उसके बाद आपको क्या करना है, ओपन द सेल एंड लाइसिस ऑफ मेम्ब्रेन टू रिलीज न्यूक्लिक एसिड एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो अब आप मेम्ब्रेन कैसे तोड़ेंगे, तो ये हमारी अगली स्टेप हो गई, लाइसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन यूजिंग डिटर्जेंट यूज़ करने पड़ेंगे। अब कौन कौन से डिटर्जेंट यूज़ कर सकते हैं? ट्राइटोन X100 यूज़ कर सकते हैं, ये नॉन डीनेचुरेटिंग डिटर्जेंट है, यानी कि ये वहाँ पर लाइसिस तो करेगा, मेम्ब्रेन का लाइसिस तो करेगा, लेकिन प्रोटीन का डीनेचुरेशन नहीं करेगा। SDS सोडियम डोडेसिल सल्फेट का ये एडवांटेज है कि ये डीनेचुरेटिंग डिटर्जेंट है। ये जो है मेम्ब्रेन को भी तोड़ देगा और सेल के अंदर जितनी प्रोटीन्स होगी उसका डीनेचुरेशन भी कर देगा। ओके, अब क्या करने वाले हैं, अब आप फिनोल या फिनोल प्लस क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर डालेंगे फॉर इनिशियल डीप्रोटीनाइजेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो प्रोटीन को डीएनए से सेपरेट करने के लिए हम फिनोल या फिनोल क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर डालेंगे। देन क्या करने वाले हैं, हम उसके अंदर प्रोटीएज एंजाइम ऐड करेंगे टू रिमूव अदर प्रोटीन्स, जितनी भी कोई प्रोटीन है उनको रिमूव करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए हम प्रोटीएज एंजाइम डालेंगे। आरएनएज एंजाइम डालेंगे टू रिमूव आरएनए मॉलिक्यूल्स, जितना भी आरएनए अंदर प्रेजेंट है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। एंड अदर मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड बाय अप्रोप्रिएट एंजाइम्स, अलग अलग तरह के एंजाइम्स डाल के हम सारे मॉलिक्यूल्स उसमें से रिमूव कर सकते हैं। एंड देन फाइनली डीएनए इज प्रेसिपिटेटेड आउट यूजिंग चिल्ड इथेनॉल। आया समझ में आपको बच्चों? तो ये हमारा एक डीएनए आइसोलेशन का मेथड हो गया कि कैसे हम सेल में से डीएनए को आइसोलेट करते हैं। बच्चों अगर कभी ज़रूरत पड़े आपको कि आपको उसमें से आरएनए का आइसोलेशन करना है किसी सेल में से, क्या आपका ऐसी भी ज़रूरत पड़ेगी, मैं आगे बायोटेक्नोलॉजी पढ़ूंगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो सेल है, मान लीजिए बोले आप इस सेल में से डीएनए नहीं निकालना चाहते हैं, आप इस सेल में से इसका आरएनए बाहर निकालना चाहते हैं, तो आरएनए कैसे बाहर निकालेंगे? तो बच्चों वो भी समझा देता हूँ मैं आपको, ध्यान से सुने, अच्छे से दिमाग लगाएं। ये सारा प्रोसेस ऐसे ही रहेगा। सबसे पहले आपको जो है उसकी सेल वॉल तोड़नी पड़ेगी। यहाँ आ रहा हूँ मैं, क्वेश्चन में नहीं यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो, हाउ आरएनए इज सेपरेटेड आउट। डीएनए सेपरेट करने का प्रोसेस आपने सीख लिया, किसी सेल में से आरएनए कैसे सेपरेट करेंगे। ध्यान से सुने, सबसे पहले आपको सेल वॉल तोड़नी पड़ेगी, जैसे अब तक तोड़ते हुए आए हैं उसी तरह से आप सेल वॉल तोड़ेंगे। सेल वॉल तोड़ने के बाद मेम्ब्रेन भी तोड़ेंगे। उसकी मेम्ब्रेन कैसे तोड़ेंगे? मेम्ब्रेन तोड़ने के लिए आपको वही ट्राइटोन X100 या SDS काम में ले लेंगे। उसके बाद आपको ये स्टेप भी करनी है, फिनोल और फिनोल क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर भी डालना ही पड़ेगा डीप्रोटीनाइजेशन के लिए। ओके, अब यहाँ आ जाएं, अगर आपको उसमें से डीएनए बाहर नहीं निकालना है, उसमें से आरएनए बाहर निकालना है, तो इस स्टेप पर आप ध्यान दें, आरएनएज एंजाइम नहीं डालेंगे आप, क्योंकि आरएनएज आपको निकालना है उसमें से, इस जगह आप डीएनएज एंजाइम डाल देंगे। आया समझ में आपको?
तो डीएनएज एंजाइम क्या करेगा, उसके अंदर के डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा और आरएनएज बचा रहेगा। समझ में आया आपको? सो दिस इज मेजर पॉइंट, यहाँ पर ध्यान रखें, एक फर्क आ जाएगा। आरएनएज की जगह हम डीएनएज एंजाइम डालेंगे, आरएनएज एंजाइम नहीं डालेंगे, ताकि सेल के अंदर का डीएनए डाइजेस्ट हो जाए, आरएनए डाइजेस्ट नहीं हो। और उसके बाद क्या करेंगे कि उसके बाद ये उसमें चिल्ड इथेनॉल डाल के ये स्पूलिंग नहीं कर सकते हैं बच्चों। आरएनए मॉलिक्यूल आपके यहाँ अंदर प्रेजेंट होंगे, उन आरएनए मॉलिक्यूल को निकालने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सीखें। पर्टिकुलरली एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए को निकालने के लिए क्या करेंगे, तो बच्चों हमारे पास एक ऐसा इक्विपमेंट होगा, देखो एक ब्यूरेट होती है ना बच्चों, उस ब्यूरेट जैसा एक इक्विपमेंट, ये ग्लास की ट्यूब है, समझें आप, ध्यान से सीखें, बड़ा मज़ेदार है, हर चीज़ आपको बायोटेक्नोलॉजी में आनी चाहिए। तो ये देखिए हमारे पास एक केमिस्ट्री में जो ब्यूरेट होती है उसके जैसा ये एक इक्विपमेंट है ग्लास की ट्यूब है, इसके अंदर खूब सारे बीड्स होंगे, ग्लास बीड्स या कोई से भी दूसरे बीड्स हो सकते हैं। और देखिए एक ख़ास बात है यहाँ पर कि इन बीड्स के वहाँ हम क्या करने वाले हैं कि आपको पता है, याद करिए, आपने पढ़ा होगा कि जो एमआरएनए होते हैं उनके पीछे एक पॉली ए टेल होती है, यानी कि एंड में कुछ ऐसे पॉली ए एडिनिन 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 के ऐसे मॉलिक्यूल लगे रहते हैं। तो किसी भी एमआरएनए के पीछे एंड में ये इस तरह की एक पॉली ए टेल प्रेजेंट रहती है। तो ये आपको शायद पता ही होगा। तो अगर आपको किसी सेल में से आरएनए का आइसोलेशन करना है और पर्टिकुलरली मैसेंजर आरएनए का आइसोलेशन करना है, तो हमें करना क्या होगा कि छोटे छोटे पॉली एडिनिन किसके साथ पेयरिंग करता है, एडिनिन जो है या तो थाइमिन के साथ पेयरिंग करता है। तो हम क्या करेंगे कि ऐसे छोटे छोटे स्ट्रेच बनाएंगे, जैसे ये एक छोटा सा मेरे पास स्ट्रेच है, किसका, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और यहाँ पर ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड नहीं है। ओके, तो यहाँ पर जो है टी लिखा हुआ है, टी लिखा है, यानी कि ये पॉली टी है, ये पॉली डी टी, ऐसा बोलूँगा मैं इसको, क्या बोल रहा हूँ, पॉली डी टी स्ट्रैंड है, पॉली डी टी का एक सिंगल स्ट्रैंड है। तो ये एक हमारे पास इस तरह का, ध्यान से सुने, मैं रिपीट कर देता हूँ, कुछ भी नहीं है बच्चों, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। किसका बना हुआ है ये, थाइमिन 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 थाइमिन, सामने वाला ऑपोजिट स्ट्रैंड नहीं है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का एक टुकड़ा। आप चाहे तो आरएनए भी ले सकते हैं, आरएनए लेंगे तो फिर यहाँ पर आपको टी नहीं लेंगे, फिर यहाँ पर यूरेसिल होगा उसके अंदर। तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होते ही हैं, तो पॉली यू भी आप ले सकते हैं, पॉली डी टी, डी क्यों लगाया, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड यूज़ कर रहा हूँ मैं ये, है ना। तो जो न्यूक्लियोटाइड सारे डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं पॉली डी टी का एक ऐसा सिंगल स्ट्रैंड ले लिया, एक स्ट्रेच ले लिया, थोड़े से न्यूक्लियोटाइड है इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये जो हमारे पास पॉली डी टी का जो छोटा सा स्ट्रैंड है, इसे मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों कि इसको मैं यहाँ इस तरह के छोटे छोटे ये टुकड़े इसके इन बीड्स के ऊपर चिपके हुए रहेंगे ये। तो ये जितने भी बीड्स हैं, अब ये ध्यान रखें, ये जो रेड रेड मैंने बनाया, ये क्या चीज़ है, ये रेड ये वाली चीज़ है। ओके, समझ में आया आप लोगों को, ये छोटे छोटे स्ट्रेच हैं, है ना। अब क्या होगा, नाउ इट इज़ वेरी सिंपल, यहाँ थोड़े और बना देता हूँ मैं, यहाँ पर भी एक लगा देता हूँ, यहाँ पर भी एक लगा देता हूँ, ये सारे हमने यहाँ लगा दिए। ओके, अब आपको करना क्या है कि ये जो आपको आरएनए आइसोलेट करना है, तो ये जो आपके पास स्लरी तैयार हुई थी, ध्यान रखें इस स्लरी में ये डीएनए नहीं होगा, इसमें आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं और वो आरएनए सारे यहाँ अंदर प्रेजेंट है, मैसेंजर आरएनए। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको अब ये करना है कि वो जो स्लरी है, उस स्लरी को आप यहाँ पर इस तरह से इसके अंदर डाल दें, सारी की सारी स्लरी इसके अंदर डाल दें। होगा क्या, सारी जो इम्प्योरिटीज़ है वो यहाँ नीचे बाहर निकल जाएगी सारी की सारी, लेकिन जो मैसेंजर आरएनएज होंगे वो सारे मैसेंजर आरएनए यहाँ अंदर चिपक जाएंगे। क्योंकि देखिए हर मैसेंजर आरएनए के पीछे यहाँ ध्यान दीजिए, इस तरह की ये एक टेल होती है एडिनिन, और ये जो आपने स्ट्रेच बनाया है, ये स्ट्रेच किस चीज़ का बना हुआ है, ये स्ट्रेच आपका यूरेसिल का बना हुआ है या थाइमिन का डी टी का बना हुआ है, पॉली डी टी स्ट्रेच है। तो जो एडिनिन होगा वो यहाँ इसके साथ पेयरिंग कर जाएगा। तो जैसे ही कोई मैसेंजर आरएनए यहाँ से गुजरेगा, वो मैसेंजर आरएनए यहाँ पर इसके साथ, ये देखिए इस जगह पर पेयरिंग कर गया। क्यों कर गया बच्चों, क्योंकि मैसेंजर आरएनए के पीछे बैक में यहाँ क्या होता है, एंड में यहाँ पर एक पॉली ए इस तरह की टेल है, और ये आपने किसकी बना दी है, ये डी टी, पॉली डी टी टेल बना दी है आपने। तो इस तरह से ये यहाँ पेयरिंग हो जाएगी। तो जितने भी एमआरएनएज होंगे वो एमआरएनएज सारे इस आपकी जो ब्यूरेट बनी हुई है, इस ब्यूरेट के अंदर ही रह जाएंगे और इम्प्यूरिटीज सारी बाहर निकल जाएगी। अब क्या करेंगे, अब आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, अब आपको इसके अंदर
हाई पीएच एल्कलाइन पीएच का एक लिक्विड डालेंगे, एल्कलाइन पीएच का बफर सॉल्यूशन डालेंगे। तो वो बफर सॉल्यूशन क्या करता है कि यहाँ बीच में ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे उन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा और फिर सेकंड वाला जो स्टेप होगा आपका, उसमें ये सारे एमआरएनए बाहर निकल कर आ जाएंगे। आया समझ में आपको? इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस है। ये कब करना पड़ता है? जब हमें किसी सैंपल में से आरएनए का आइसोलेशन करना है तो हम इस तरह का प्रोसेस करेंगे। इज दैट क्लियर? क्या कर रहे हैं मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ अच्छे से, एक बार फिर से समझ लीजिए। आपको उसके लिए 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट किसी भी सेल के किसी भी आरएनए को अगर आप ध्यान से देखें तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे आरएनए के एंड में एक पॉली ए टेल होती, और यही पॉली ए टेल का एडवांटेज लेने वाले हैं। हम क्या करेंगे, एक पॉली डी का ऐसा स्ट्रेच बना देंगे, पॉली डी का एक छोटा सा स्ट्रेच। आप बोलोगे मैं कैसे बनूंगा इसको, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये सारी जो कंपनीज होती है, बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनीज होती है, वो आपको प्रोवाइड करेगी। हमारे पास ऐसी मशीन्स हैं, हमारे पास ऐसे मेथड्स हैं, हम जिस सीक्वेंस का चाहें वैसा छोटा या बड़ा एक छोटा न्यूक्लियोटाइड चेन है ना बना सकते हैं। बड़ा आसान होता है, कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं। तो डिज़ायर्ड सीक्वेंस के ऐसे छोटे स्ट्रैंड्स हमारे लिए बनाना पॉसिबल होता है। तो हमने क्या करा, हमने ये एक इस तरह का छोटा सा पॉली डी स्ट्रैंड बना दिया, और ये जो स्ट्रैंड्स बनाए हैं इनको इन बीड्स के साथ में यहाँ पर चिपका दिए। तो ये बीड्स के साथ चिपके हुए हैं, ओके। और अब इसमें जब हम हमारा ये कंटेंट डालेंगे, जो हमारी टेस्ट ट्यूब थी, उस कंटेंट को जब इसमें डालेंगे तो उस कंटेंट में जितने भी आरएनएज होंगे, पर्टिकुलरली जो एमआरएनएज होंगे, वो यहाँ अंदर चिपक जाएंगे। कैसे चिपकेंगे वो मैंने आपको समझा दिया कि ये जो रेड कलर का स्ट्रैंड है ये पॉली डी का बना हुआ है, और हर एमआरएनए के पीछे पॉली ए टेल होते हैं। तो वो जितने भी एडिनिन है वो इस थाइमिन के साथ में पेयरिंग कर जाएंगे और यहीं रुक जाएंगे। तो एमआरएनए आपके सारे के सारे इस ब्यूरेट के अंदर रह जाएंगे। नाउ देयर सेकंड स्टेप, अब वो रह गए ब्यूरेट के अंदर, फंस गए, बाहर तो नहीं निकले ना। तो बाहर निकालने के लिए हमारे पास दूसरा तरीका फिर ये रहेगा कि हम इसके अंदर एल्कलाइन पीएच का एक सॉल्यूशन डालेंगे। सेकंड स्टेप में एल्कलाइन पीएच का सॉल्यूशन डालने से क्या होगा, उसका ये होगा बच्चों की, ये यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हुए हैं ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड एल्कलाइन पीएच में टूट जाएंगे, और फिर ये जो आपका एमआरएनए मॉलिक्यूल है ये बाहर आ जाएगा उस बफर के साथ, उस एल्कलाइन बफर के साथ। दैट्स इट। तो इस तरह से हम यहाँ पर आरएनए का आइसोलेशन भी कर सकते हैं। तो इस पूरे मेथड को क्या कहते हैं मैं बता देता हूँ। इस पूरे मेथड को एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इस टेक्निक को हम एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, ओके फाइन। तो एक क्वेश्चन का मैंने आपको जवाब दे दिया हूँ। ऊपर मैंने 2 क्वेश्चन आपसे पूछे थे कि ये देखिए, हाउ आरएनए इज सेपरेटेड, तो मैंने समझा दिया हम आरएनए का सेपरेशन कैसे करते हैं। नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन हियर, हाउ प्लाज्मिड डीएनए इज सेपरेटेड। इन द सेंस मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए इनिशियली यहाँ से आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आप चाहते हैं कि मैं किसी बैक्टीरिया के डीएनए को बाहर निकालूं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप ये लाइसोजाइम एंजाइम से ट्रीट करेंगे, उसके बाद उसकी सेल मेम्ब्रेन तोड़ेंगे, सारा प्रोसेस ऐसा ही रहेगा। एंड में यहाँ आ जाएंगे आप, डीएनए इज प्रेसिपिटेटेड आउट यूजिंग चिल्ड इथेनॉल। उसमें से जैसे ही आप चिल्ड इथेनॉल डालेंगे सारा का सारा डीएनए बाहर आ जाएगा। पर अब ध्यान रखें, यहाँ जो बैक्टीरिया होते हैं, यहाँ मैं बना देता हूँ एक, देखिए जो बैक्टीरिया होते हैं उस बैक्टीरिया में एक उनका मेन क्रोमोजोम होता है, मेन क्रोमोजोमल डीएनए होता है, और दूसरा उसके अंदर एक प्लाज्मिड्स भी होते हैं। तो ये जो आपको यहाँ पर डीएनए मिलेगा, डीएनए इज प्रेसिपिटेटेड आउट यूजिंग चिल्ड इथेनॉल, ये वाला जो आपको डीएनए मिलने वाला है, कौन सा, मैं यहाँ नीचे आ जाता हूँ डायग्राम, ये देखिए बैक्टीरिया के केस में ये जो डीएनए मिलेगा, इस डीएनए में उसका मेन डीएनए भी होगा, उसका जो न्यूक्लियोइड वाला डीएनए होता है वो भी यहीं प्रेजेंट होगा, और बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो डीएनए भी यहीं प्रेजेंट होगा। तो अब आप इन दोनों को सेपरेट कैसे करोगे, क्योंकि आपको प्लाज्मिड डीएनए चाहिए मान लीजिए, और आपको उसको मेन क्रोमोसोमल डीएनए नहीं चाहिए। तो सेपरेशन करने के लिए आप याद कीजिए, जब आपने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा था, तो डीएनए रेप्लिकेशन में मेसलसन और स्टॉल का एक एक्सपेरिमेंट था, N14 N15 वाला है। उसमें सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया था आपने हेवी डीएनए और लाइट डीएनए को सेपरेट करने के लिए। तो यहाँ मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताने वाला हूँ कि जो प्लाज्मिड डीएनए होता है और जो मेन क्रोमोसोमल डीएनए होता है, उनकी सीक्वेंस, उनकी डेंसिटी डिफरेंट होती है। कारण क्या है, क्योंकि उनमें एडिनिन गुआनिन के जो कंपोजिशंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न प्लाज्मिड डीएनए की डेंसिटी, उसमें जीसी कंटेंट अलग होगा, और जो मेन क्रोमोसोमल डीएनए होता है उसमें जीसी कंटेंट अलग होता है। तो दोनों की डेंसिटी में फ़र्क होता है ना। ध्यान से समझेंगे हर चीज़ को, कोई डाउट हो तो फिर मेरे से बाद में और पूछ लीजिएगा आप। तो व्हाट आई वांट टू से यू हियर कि ये जो हमारे पास यहाँ डीएनए है, इसमें प्लाज्मिड डीएनए भी प्रेजेंट है
और इसी के अंदर बैक्टीरिया का मेन क्रोमोसोमल डीएनए, वो न्यूक्लियोइड वाला जो डीएनए होता है वो भी यहीं प्रेजेंट है, पर दोनों के जीसी कंटेंट में डिफरेंसेस होते हैं। और ऐसे में क्या होगा कि ये जो हमारा डीएनए होगा, इसको हम जब डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे सीजियम क्लोराइड वाला, तो उसमें प्लाज्मिड डीएनए सेपरेट हो जाएगा और मेन बैक्टीरियल डीएनए भी सेपरेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, एंड में हम एक लाइन लिख लें यहाँ। So you can see here, plasmid DNA can be separated out from main nucleoid DNA by cesium chloride density gradient centrifugation, because the density of plasmid DNA differ from nucleoid DNA due to differences in GC content। तो plasmid DNA का GC content डिफरेंट होता है और मेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो DNA होता है उसका GC कंटेंट डिफरेंट होता है, तो दोनों की डेंसिटी में फ़र्क होता है, और डेंसिटी में फ़र्क होगा तो दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको दोनों क्वेश्चन जो हमने एंड में यहाँ पूछे हैं उसके मैंने आपको जवाब दे दिए हैं। व्हाट आर द टू क्वेश्चंस? एक, हाउ आरएनए इज सेपरेटेड आउट। ध्यान रखना है इसमें कि यहाँ पर आपको आरएनएज एंजाइम यूज़ नहीं करना है, डीएनएज एंजाइम यूज़ करेंगे, और फिर बाद में जो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी मैंने आपको समझाया उस एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी से हम एमआरएनए को सेपरेट कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा हाउ प्लाज्मिड डीएनए इज सेपरेटेड, तो इसका भी आंसर समझ में आया। फाइनली एंड में जब आप सारा डीएनए सेपरेट आउट कर लो तो उन डीएनए को, जिसमें प्लाज्मिड डीएनए भी प्रेजेंट होगा और बैक्टीरियल डीएनए भी प्रेजेंट होगा, मेन डीएनए, तो आप उनको सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन जो टेक्निक होती है उससे दोनों को सेपरेट कर सकते हो। ओके बच्चों, तो आज हमने पढ़ा पहली स्टेप जेनेटिक इंजीनियरिंग की। मैंने आपको 5 स्टेप्स पढ़ाई है। बताइए कि हम इन 5 स्टेप्स को पढ़ने वाले हैं। पहली स्टेप आइसोलेशन ऑफ डीएनए, देन फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो ये हम अगले लेक्चर में बात करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में। पहली स्टेप मैंने आज आपको समझा दी। आज के लिए इतना इनफ है। थैंक यू बच्चों।